हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलम। मैं जमीन पर बैठी अपनी माँ के पैर पड़कर फूट फूट कर रो रही थी और उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि माँ, आपको मेरी कसम है, डॉक्टर के पास चले जाएं। आपके चेहरे की रंगत पीली पड़ गई है। मैं जानती हूँ आप बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? माँ ने वह मुश्किल अपने होंठ खोल और कहने लगी, बेटी, मैं यह सब तुम्हारी खातिर कर रही हूँ। मैं गुस्से से फट पड़ी थी और बोली, मेरी खातिर? आप खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। यह क्या बात हुई? आपको पता नहीं है मैं आपको इस हालत में देखकर अंदर से किस कदर दुखी होती हूँ। मेरा दिल हर पल मुझे कचोटता रहता है। आपको देखती हूँ तो जिंदगी से नफरत होने लगती है। वह औरत जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा, वह औरत तकलीफ में है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, नीलम, तुम परेशान मत हो। मेरी बेटी, मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान की कृपा हुई तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। मैं बस तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। डॉक्टर के पास जाने का सोचती हूँ तो दिल घबराने लगता है। मैं बोली, माँ, आप कमाल करती हैं। आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। मम्मी कहने लगी, तुम चिंता ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बोली, घर पर मैं अकेली नहीं हूँ। पापा है, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें भी तो है ना मेरे पास। फिर आपको क्यों लगता है कि मैं अकेली रह जाऊंगी? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उनकी तरफ देखती रही कि मम्मी अब कुछ बोलेंगे, और फिर मम्मी कहने लगी कि मेरी बेटी, उठ जाओ, जमीन से जाओ अपने कमरे में और मुझे भी आराम करने दो। मैं माँ को सहारा देकर बेड पर लेटा दिया और उन पर चादर डाल दी थी। मैं कमरे से बाहर निकल गई और पापा के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वह अखबार पढ़ने में बिजी थे। मैं बोली, पापा, आपकी पत्नी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आप क्यों नहीं माँ को मजबूर करते कि वह डॉक्टर के पास चले जाएं? मेरी बात सुनकर पापा उदास से हो गए थे। कहने लगे, मैं हर तरह से कोशिश कर ली है, वह नहीं मानती मेरी बात। तुम तो अपनी माँ की लाडली बेटी हो ना, उनसे जाकर कहो, शायद तुम्हारी बात मान ले। मैं बोली, पापा, मैं अपनी हर कोशिश करके देख ली है। अब आप भाई को भेज दें। मम्मी के पास हो सकता है भाई माँ को समझने तो मान जाए। पापा ने सर हिलाया और कहने लगे, वह थोड़ा आराम कर ले, फिर कहता हूँ। अभी अभी थक हार घर आया है। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इस समय बेबस की हद पर थी। काश मेरी माँ मेरी बात मान लेती और मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाती। फिर सारी रात में मम्मी की सेहत के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करती रही। जैसे ही सुबह हुई, मैं उठकर मम्मी के कमरे में चली गई थी। मम्मी की ये आदत थी कि उनकी तबीयत कितनी भी खराब होती, वह सुबह सुबह जरूर उठती थी और भगवान की पूजा अर्चना करती थी। मैं मम्मी के पास चली गई, लेकिन आज हैरत की बात थी कि मम्मी नहीं उठी थी। वह जाग रही थी मगर अभी तक बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं मम्मी के पास जाकर बैठ गई और बोली, मम्मी, आज आपने आरती नहीं की? मम्मी के चेहरे पर परेशानी और तकलीफ के आसार नजर आने लगे। कहने लगी, हिम्मत नहीं है? मैं चुप कर गई और थोड़ी देर बाद बोली, मम्मी, आप में हिम्मत कैसे आएगी? आप में इतनी कमजोरी जो है। मम्मी कहने लगी, अब सारी हिम्मतें और ताकत खत्म हो गई है। अब तुम्हें ताकतवर होना है। मैं बोली, मम्मी, आप मुझे बताएं, आप बीमार हैं तो फिर मुझ में ताकत कैसे आएगी? मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे से बोलने लगी कि इंसान का जब आखिरी समय आ जाता है ना, तो उसे पता हो जाता है कि भगवान ने उसे अपने पास बुलाना है। अब मुझे भी यही लगता है कि मुझे मेरे भगवान ने बुला लिया है। तुमसे एक विनती थी। मैं बोली, मम्मी, आप ऐसी बातें ना करें। आपके बगैर मैं अकेली रह जाऊंगी। आपके बगैर जीने का मैं सोच भी नहीं सकती। टूट कर बिखर जाऊंगी। मैं आपके बगैर, आप सोच भी नहीं सकती, मैं आपसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ। मम्मी कहने लगी, जो मैं कह रही हूं उसे चुपचाप सुनो। मैं चुप हो गई। मम्मी कहने लगी कि जैसे ही तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं मर गई हूं, किसी को भी खबर देने से पहले ही घर से भाग जाना। इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं तड़प गई थी और बोली, मम्मी, आप यह क्या कह रही हैं? मम्मी ने अब की बार मुझे डांट दिया और कहने लगी, जो मैं कह रही हूं तुम्हें वही काम करना है। मैं बोली कि मम्मी, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा, लेकिन फिलहाल आप ऐसी बातें ना करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मम्मी कहने लगी, अभी मेरे पास समय नहीं है। मैं तुम्हें आज ही सब कुछ समझा देना चाहती हूँ। जैसे ही मेरी आंखें बंद हो, तुम एक काली सी चादर ओढ़कर घर से फरार हो जाना। वापस पलटकर भी इस घर में मत आना।
ये मत सोचना कि मेरी माँ की अर्थी पड़ी है तो मैं अपनी माँ को आखिरी बार देख लूं, तुम बस यहाँ से चली जाना। मैं बोली, मम्मी, इसके पीछे क्या कारण है? मम्मी कहने लगी, समय ने अवसर नहीं दिया, नहीं तो तुम्हें बता जाती। मैं चाहती थी ये सच्चाई तुम्हें बहुत पहले ही बता दूं, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक इंसान के शरीर में थोड़ी सी ताकत और सांस रहती है, उसे अपने जीने की आस रहती है। और मैं तो तुम्हारी ही सूरत देख देख कर जी रही थी, तुम्हें छोड़कर जाने की। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, लेकिन समय के आगे और भगवान के सामने किसी की नहीं चली है। अब मेरा आखिरी समय आ गया है। काश मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देती, लेकिन यही सोचकर चुप रही कि शायद भगवान मुझे ठीक कर देगा, मेरी सेहत ठीक कर देगा, और मैं फिर से तुम्हारे साथ इस घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारूंगी और एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगी। फिर चाहे भले ही मुझे मौत आ जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था और अब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता पाऊं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जाने से पहले अलमारी में कुछ जेवरात और कुछ पैसे रखे हैं, वह लेती जाना, तुम्हारे काम आएंगे। मेरी माँ टूटे फूटे शब्दों में मुझसे कह रही थी। कुछ बातें मुझे समझ आ रही थीं तो कुछ बातें समझ नहीं आ रही थीं। इतना कहकर मेरी मम्मी ने आंखें बंद कर लीं। यह पल ऐसा था कि मैं सर से पांव तक लरज कर रह गई थी। मैं फुट फुट का रोने लगी थी। दिल चाहता था कि अभी शोर करके अपनों को बुला लूं और सबके गले लगाकर खूब रोऊं और बताऊं कि दुनिया में जिस इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत दी है, वह इस दुनिया को छोड़कर और मुझे भरी दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुकी है। मैं मम्मी के पांव के पास बैठी रो रही थी। खिड़की से अब रोशनी कमरे में आने लगी थी। मुझे मम्मी की वसीयत हर हाल में माननी थी, इसलिए मैं जल्दी से उठी और मम्मी की अलमारी से काली चादर निकालकर घर के पिछले हिस्से की तरफ भाग गई थी। मम्मी के मरने का मेरे दिल और दिमाग पर इतना बड़ा सदमा था कि मुझे कुछ होश नहीं था कि मम्मी ने कहा था कि कुछ पैसे और जेवरात लेती जाना। मैं खाली हाथ ही उस घर से भाग पड़ी थी। हम गांव में रहते थे, हमारा बहुत नाम था, बड़ी सी हवेली थी हमारी। इस समय मेरे भाई और पापा तो सो रहे होते थे, जबकि मैं और मम्मी की सुबह सुबह उठा करते थे। और आज मैं अपनी हवेली से फरार हो रही थी। ये पल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाला था। मैं तो कभी घर से भी नहीं निकली थी और अब इस हवेली से जा रही थी, वह भी तन्हा अकेली। ये मेरे लिए बहुत ही कठिन था, लेकिन मुझे मम्मी की बात भी माननी थी, इसलिए मैं आगे बढ़ती जा रही थी। मेरा शरीर अभी तक कांप रहा था। मेरे घर में मेरी माँ की लाश पड़ी हुई थी और मैं यहाँ गलियों में भाग रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी मुझे आकर टकराई थी और मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। कुछ लोगों की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। वह कह रहे थे कि लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, इस अस्पताल ले चलो, जल्दी करो, गाड़ी रोको। यह आवाज है मेरे कानों में बराबर आ रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे यह आवाज भी आना बंद हो गई थी। ना जाने कितने दिन गुजर गए थे। आज फिर से मेरे कानों में कुछ आवाज आने लगी थी। मुझे आवाज आ रही थी। मैंने आंखें खोली तो मालूम हुआ कि मैं अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हूं। मैंने हरकत करना चाहे, लेकिन पत्तियों में जकड़ी हुई थी, मेरे हाथों पर सुइयां लगी हुई थीं, हर तरफ नालियां ही नलियां थीं। थोड़ी देर बाद एक नर्स कमरे में आई। उसने मुझे जागते हुए देखा तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई। कहने लगी, धन्यवाद है भगवान का कि आपको होश आ गया, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। वह नर्स डॉक्टर को बुलाकर ले आई थी। डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और मुझसे छोटे छोटे सवाल करने लगी थी। कहने लगी, तुम्हारा क्या नाम है? मैंने अपना नाम नीलम बताया तो डॉक्टर कहने लगी, नीलम, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैंने उसे बताया कि मैं किस गांव की रहने वाली हूँ। तो डॉक्टर कहने लगी कि कुछ दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम कोमा में चली गई थी, लोग तुम्हें उठाकर अस्पताल लेकर आए थे, तुम्हें कुछ याद है क्या? मैं डॉक्टर की बातें सुनी तो फुट फुट का रोने लगी थी। डॉक्टर ने मेरे सर पर हाथ मेरा और कहने लगी, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रोना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगा। मुझे बताओ क्या हुआ है? मैं बोली, घर में मेरी माँ की लाश पड़ी थी। उन्होंने मुझे मरने से पहले वादा लिया था कि मेरे मरते ही तुम इस घर से चली जाओगी। मैं घर से बाहर निकली थी, मुझे मेरी माँ की चिंता थी। तभी एक गाड़ी मुझे टक्कर मार गई थी और उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। डॉक्टर कहने लगी, तुम अपने घर वालों से संपर्क करना चाहती हो, तुम्हें कोई नंबर मालूम है? मैंने ना में सर हिला दिया और बोली,
नहीं, मेरी माँ ने मुझे मना किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि घर वालों से कोई संपर्क मत करना। तो डॉक्टर ने सर हिला दिया और कहने लगी, चलो शुक्र है कि तुम्हारी याददाश्त नहीं गई। तुम कुछ ही दिनों में बिल्कुल अच्छी भली हो जाओगी, तब हम तुम्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ में सर हिला दिया तो डॉक्टर कमरे से बाहर निकल गई थी। अब मुझे इस बात की चिंता थी कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन फिर जल्दी ही मेरी आंखें बंद होने लगी थीं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। शायद दवाइयां के असर से मैं नींद में जा चुकी थी। मैं फिर से एक सुकून भरी नींद सो चुकी थी। कुछ ही घंटे बाद उठी तो फिर यही चिंता मेरे दिल को सताए जा रही थी कि जब कुछ दिनों के बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं इसी चिंता में पूरा हफ्ता गुजार दिया था और फिर वह भी दिन आ गया जब डॉक्टर ने आकर मेरा चेकअप किया तो वह कहने लगी, नीलम, अब तुम पूरी तरह ठीक हो। उसमें मेरी पट्टियां भी उतार दी थीं और मेरी ड्रिप वगैरह भी बंद कर दी थी। डॉक्टर ने कहा कि हम तुम्हें यहाँ 24 घंटे रखेंगे और देखेंगे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। अगर तुम ठीक हो गई तभी हम तुम्हें डिस्चार्ज करेंगे। मैं सर हिला दिया। अब मेरी चिंता बहुत बढ़ गई थी। मैं भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, तूने मुझे पहले भी बचाया और अब भी मेरी सहायता करे। मैं अपनी माँ की वसीयत मान रही थी, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तू ही मेरी मदद कर। मैं उठते बैठते हर समय भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। यूं ही 24 घंटे का समय भी गुजर गया था। डॉक्टर ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम यहां से जा सकती हो। मैं रोने लगी थी, लेकिन मैंने अपने आंसू डॉक्टर से छुपा लिए थे। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां लिखकर दी, कहा कि अब तुम जा सकती हो। मैं सर पर काली चादर ओढ़ी और जैसे ही अस्पताल से बाहर जाने लगी तो मैंने देखा कि एक आदमी अस्पताल के अंदर दाखिल हो गया है। उन सब के हाथों में तस्वीर पड़ी हुई थी और वह एक एक मरीज और नर्स से जा जाकर पूछ रहे थे, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? मैं जब आगे बढ़कर वह तस्वीर देखी तो यह देखकर मेरी जान निकल गई कि वह तो मेरी ही तस्वीर थी। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी थी। मैं तो शुरू से ही डरपोक थी। अब तो इतनी बड़ी मुसीबत में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आसपास देखा, कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा था। मैंने अपना मुंह छुपाए हुआ था और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी जान तब निकल गई जब मेरा हाथ किसी ने आकर पकड़ लिया था और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने सामने देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर थी जिसने मेरा इलाज किया था। वह मेरे हाथ से खींचते हुए कमरे में ले गई थी और मुझसे कहने लगी कि बताओ, तुम्हारा जो इतने दिनों का इलाज हुआ है उसकी फीस कौन देगा? ये जो तुम्हें दवाइयां दी गई हैं इसके पैसे कौन देगा? डॉक्टर की बात सुनकर मैं घबरा गई थी और बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं आपको अपनी मजबूरी पहले ही बता चुकी हूँ। मेरी माँ ने मरने से पहले कहा था कि मेरे मरते ही इस घर से भाग जाना। मैं तो अपने घर से कुछ सामान भी लेकर नहीं निकली थी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह डॉक्टर अब की बार थोड़े सख्त शब्दों में बोली थी। मैं तुम्हें फीस दिए बगैर जाने नहीं दूंगी। मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर मैं रोने लगी और बोली, आप ना करती, मेरा इलाज मुझे मर जाने देती। मरना मेरे लिए आसान होता इस तरह की जिंदगी से। डॉक्टर बोली, मेरे सामने जज्बाती बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे फरेब में नहीं आऊंगी और फीस दिए बगैर तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम घर के कामकाज कर लेती हो क्या? मैं हाँ में सिर हिला दिया तो वह कहने लगी कि यह तो बहुत ही अच्छा होगा। तुम आज मेरे साथ घर चलना, मैं तुम्हें सारे काम समझा दूंगी। जब तक तुम्हारे पैसे पूरे नहीं हो जाते तुम मेरे घर पर काम करोगी, उसके बाद ही तुम्हें जाने की अनुमति दूंगी। डॉक्टर की बात सुनकर तो मैं खुश हो गई थी। इस तरह तो मेरे रहने की समस्या भी खत्म हो जाती और फिर मैं उन लोगों से भी सुरक्षित रहती जो मेरी तस्वीर हाथ में लिए मुझे ढूंढ रहे थे। काम करने की मुझे आदत तो नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि मैं काम सीख ही लूंगी। डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अस्पताल के पीछे हिस्से से बाहर ले गई थी। उसने मुझे गाड़ी में बैठ जाने का इशारा किया तो मैं सोचने लगी कि ना जाने कितने लोग होंगे, डॉक्टर के घर मुझे कितना काम करना पड़ेगा, और इस बात का भी डर था कि ना जाने डॉक्टर के घर वाले मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इन्हीं सोचों में सफर कट गया था। डॉक्टर मुझे अपने घर ले गई थी। मेरा स्वागत घर में छाई खामोशी ने किया था। डॉक्टर के घर उदासी का राज्य था। मैं बोली, आपके घर वाले कहीं गए हैं क्या? उसने नाम से हिला दिया और बोली, मेरे घर वाले नहीं हैं, यहां मैं अकेली रहती थी। अब तुम भी आ गई हो तो हम दोनों का साथ बन जाएगा। नीलम, मेरा नाम मोनिका है, तो मुझे नाम से भी बुला सकती हो और चाहो तो मुझे आंटी भी कह सकती हो।
मैंने सर हिला दिया था, लेकिन मैं उन्हें डॉक्टर कहकर ही बुला रही थी। डॉक्टर मोनिका बहुत ही अच्छी औरत थी। वह मेरा ख्याल भी रखती थी। घर में काम ज्यादा नहीं होता था। कभी कभी कामों में वह मेरा हाथ भी बता दिया करती थी और मेरे लिए फल भी ले आया करती थी और कहती थी कि तुम्हारी सेहत अभी अच्छी नहीं है, तुम जमकर खूब खाया करो डॉक्टर। मेरे साथ अपने दिल की बातें भी कर लिया करती थी। यूं ही 1 महीना बीत गया था। मैंने एक दिन डॉक्टर से पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की? तो डॉक्टर की होठों पर बड़ी उदास से मुस्कुराहट फैल गई थी। वह कहने लगी, किसी ने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि कोई मुझे अपना जीवन साथी बनाता। मैं बोली, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? आप तो बहुत ही खूबसूरत औरत हैं। कोई भी इंसान आपका साथ पाकर खुद को खुशनसीब महसूस करता, फिर आप तन्हा क्यों रह गई? तो डॉक्टर कहने लगी, मेरा रिश्ता किसी ने नहीं मांगा। मैं जहां रहती थी वहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद नहीं थे। मैं ज्यादा पढ़ लिख भी गई थी, शक्ल सूरत भी अच्छी थी, मगर फिर भी मेरा रिश्ता किसी ने नहीं मांगा। डॉक्टर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी और बोली, क्यों? उसके पीछे क्या कारण है? क्या आपकी माँ बाप गरीब थे? मैंने सुन रखा है कि जिन लड़कियों के माँ बाप गरीब होते हैं उनका रिश्ता नहीं होता। तो डॉक्टर ने नम में सर हिला दिया। कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे माँ बाप अच्छे खाते पीते थे, लेकिन फिर बस मुझे मेरी बहन के किए की सजा भुगतनी पड़ी थी। अब की बार मैं चौंक गई थी और बोली, आपकी बहन ने क्या किया था जिसकी सजा आपको मिली? डॉक्टर कहने लगी कि मेरी बहन घर से भाग गई थी। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चली गई थी। उसके बाद हमारे खानदान और समाज में हमारी बहुत बेइज्जती हुई थी। लोग कहने लगे थे कि जिस घर की एक लड़की भाग सकती है, उस घर की दूसरी बेटी भी चरित्रहीन होगी। हर किसी को यही डर था कि अगर कोई मुझे ब्याह कर ले जाएगा तो मैं शादी से पहले या फिर शादी के बाद घर से जरूर भाग जाऊंगी, क्योंकि जब मेरी बड़ी बहन ने यह कदम उठा सकती है तो फिर मेरे लिए क्या मुश्किल काम है। इसीलिए बस फिर मैं अपने माँ बाप के घर ही बैठी रह गई। मेरे माँ बाप की बहुत रुसवाई हुई थी। मेरी बहन ने बहुत गलत कदम उठाया था। डॉक्टर की बातें सुनकर मैं उदास हो गई थी और बोली, यह तो ठीक नहीं हुआ। आप लोगों को चाहिए था कि अपनी बहन की मर्जी से उनकी शादी कर देते। तो वह यह कदम न उठाती। तो डॉक्टर कहने लगी, उसने हमसे अपनी पसंद का इजहार किया ही नहीं था। मेरे पापा तो बहुत ही खुले विचारों की इंसान थे। अगर मेरी दीदी मेरे पापा को बता देती कि वह किसी को पसंद करती हैं तो पापा यकीनन उसकी शादी वहीं पर कर देते, लेकिन न जाने दीदी ने यह सब करने से पहले किसी को बताया क्यों नहीं। मम्मी पापा को अपनी पसंद का बता दिया होता तो शायद ये सब ना होता। मेरे मम्मी पापा दीदी के गम को दिल से लगाकर 2 साल के अंदर ही अंदर इस दुनिया से चले गए। डॉक्टर की बातें सुनकर मैं बहुत उदास हो गई थी और बोली कि यह तो बहुत ही बुरा हुआ, किसी के पाप की सजा आपको मिली। डॉक्टर ने कहा, हाँ, ऐसा ही है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? तब मैं बोली कि अब तो आप एक शहर में बहुत ही ऊंचे स्थान पर आ गई है, आप एक अच्छी कामयाब डॉक्टर हैं, आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, तो अब आपको शादी कर लेनी चाहिए थी। तो डॉक्टर हंसने लगी और बोली, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे कौन अपनाएगा? और फिर अब जीवन साथी को पाने की इच्छा ही दिल से मर गई है। मेरा काम ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करूं, और अब मैं डॉक्टर बन गई हूं और लोगों की सेवा करती हूं, जान बचाती हूं। मेरे लिए यही बहुत है। ऐसा करके मेरे दिल को सुकून मिलता है। डॉक्टर कहने लगी, नीलम, तुम बताओ, तुम्हारे घर का माहौल कैसा था? तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हें ये वसीयत क्यों की थी कि तुम अपने घर से भाग जाओ? डॉक्टर की बात सुनकर मेरी आंखें भीग गई थीं। मैं बोली, यह एक पहेली है जो मुझे नहीं मालूम कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया। मेरे घर के हालात अच्छे थे, सब कुछ ठीक था। मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, सभी तो मुझसे प्यार किया करते थे, लेकिन मम्मी फिर भी मुझे ये सब कहकर चली गई। उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि उनके जाने के बाद मैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए कहाँ जाऊंगी। डॉक्टर कहने लगी, फिर तो यह बड़ी अजीब सी बात है। कोई माँ यह नहीं चाहेगी कि उसके मर जाने के बाद उसकी औलाद दर बदर हो जाए। तुमने इसके पीछे छिपी वजह जानने की कोशिश नहीं की। मैंने नाम में सिर हिला दिया और बोली, मुझे मौका ही नहीं मिला। घर से निकली तो एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल में दाखिल हो गई। अस्पताल से निकलकर मैं यहाँ आपके घर आ गई हूँ। समझ नहीं आता मेरी मम्मी ने ऐसा क्यों कहा था। हालांकि घर का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ,
यह अजीब बात थी। मेरी माँ ज्यादातर मुझे अपने पास ही रखती थी, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। जब माँ बीमार हुई थी तब भी वह मुझसे कहती थी कि तू मेरे कमरे में ही रहा कर। रात को सोने के लिए जब मैं अपने कमरे में जाती तो कहती मेरे पास ही सो जा। लेकिन मुझे अपने कमरे में सोने की आदत थी तो मम्मी कहती कि कमरे को अच्छे से लॉक करना। तभी सोना डॉक्टर कहने लगी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं इस मामले की गहराई तक जरूर जाऊंगी। तब मैं बोली, डॉक्टर, आप मेरे साथ इस कदर भलाई क्यों करना चाहती हैं? तो वह मुस्कुराई और कहने लगी, तुम्हें यह भी बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा। खैर, अगले ही दिन डॉक्टर मुझे मेरे घर और गांव का एड्रेस लेकर चली गई थी और कहने लगी कि मैं आज सारी जानकारी इकट्ठी करके ही लाऊंगी। मैं यह बात सुनकर खुश हो गई थी। मैंने उससे कहा था कि मेरे घर के हालात मुझे जरूर बताइएगा। मेरे पापा कैसे हैं, मेरा भाई और मेरी बहन कैसी हैं? तो डॉक्टर कहने लगी कि ठीक है, मैं सब कुछ मालूम करके आऊंगी। शाम में जब डॉक्टर वापस आई तो वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक औरत भी थी जिसे खुद को एक चादर में छुपा रखा था। मैं डर गई कि न जाने डॉक्टर किसको अपने साथ उठाकर ले आई है। जब वह औरत ने अपने सर से चादर हटाई तब मुझे पता चला कि वह तो हमारी हवेली की पुरानी नौकरानी थी। मैं भागकर उसके पास गई और गले लगाकर रोने लगी थी। मैं बोली, चंपा, तुम यहां पर कैसे आई हो? वह कहने लगी, मुझे ये डॉक्टर लेकर आई है। डॉक्टर कहने लगी, आओ नीलम, तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारी हवेली की नौकरानी ले आई हूं। आज यह सारे रात से पर्दा हटाएगी। मैं रोने लगी थी। मैं बोली, चंपा, मेरी माँ को का अंतिम संस्कार कर दिया गया और मैं उसे समय अपनी माँ के पास भी नहीं थी। चंपा लगी, बीवी जी, आप घर से क्यों निकली थी? आपकी माँ की अर्थी बहुत भारी हो गई थी, उन्हें सुकून नहीं आया होगा। वह तो मरने के बाद भी तड़प रही होगी कि मेरी बेटी ने तो मेरे मरते ही घर से भाग गई। तब मैं बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है चंपा, मुझे मम्मी ने ही कहा था कि तुम घर से चली जाना। मम्मी तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाया करती थी, वह कहती थी कि मैं तुम्हें घर में अकेली छोड़कर नहीं जाऊंगी। और फिर जब वह बीमार हो गई और मरने के करीब हो गई तब उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे ही तुम्हें लगे कि मैं मर गई हूं तो तुम यहां से फौरन भाग जाना। चंपा ने हाँ में सिर हिला दिया। मैं बोली, तुम इस सब के पीछे छुपी वजह जानती हो क्या? चंपा कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ, इसके पीछे क्या वजह होगी? तो मैं बोली कि मुझे जल्दी से बताओ। चंपा की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, मालकिन ने बड़ी सख्त जिंदगी गुजार रही थी, वह औरत अपनी जिंदगी में बड़ा तड़पी है। मैं तो उसके लिए भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मरने के बाद भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं बोली, चंपा, पहेलियां मत बुझाओ, मुझे सारी बात सीधे तरीके से बताओ। तो चंपा कहने लगी कि मालकिन को जवानी में किसी लड़के के साथ मोहब्बत हो गई थी और वह उसके साथ घर से भाग गई थी और चोरी छुपे शादी कर ली थी, मगर जिसके साथ वह घर से भाग कर आई थी वह धोखेबाज निकला। उसने मालकिन को अपने साथ 1 महीना रखा और फिर आगे बेच दिया। जो मेरे मालिक हैं उनकी अपने 4 बेटे हैं और 2 बेटियां थीं। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था तो उन्हें इन बच्चों को पालने के लिए 1 माँ की जरूरत थी। वह बड़ी उम्र की औरत लाना नहीं चाहते थे क्योंकि वह इतने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती थी। इसलिए मलिक ने सोचा कि वह किसी कम उम्र लड़की को खरीद कर उसे शादी कर लेते हैं जो उम्र भर उनके पास रहेगी और बच्चों की सेवा और उनका पालन पोषण करेगी। मलिक इसी तरह की किसी लड़की की तलाश में थे। जब वह एक दिन मालकिन को घर ले आए थे, वह कहने लगे, इस लड़की को मैं 2 लाख में खरीद कर लाया हूं। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गई थी क्योंकि मालकिन बहुत खूबसूरत और कम उम्र थी, जबकि कीमत बहुत कम लगाई गई थी। मैं बोली, मलिक, ये लड़की आपको इतनी कम कीमत में कैसे मिली है? तो मालिक कहने वालों की लड़की घर से भागी हुई थी तो मुझे कम कीमत में मिल गई है। मालिक ने जहां से उन्हें खरीदा था उन्होंने बता दिया था कि यह लड़की घर से भाग कर आई है, इसलिए मालिक उसे कभी भी इज्जत नहीं दे सके थे, हमेशा ही उन्हें धुतकार ही मिली थी। मलिक ने पहले ही दिन कह दिया था कि मैं तुमसे औलाद नहीं चाहता, क्योंकि जो औरत घर से भागी हुई हो उसकी औलाद पर भी मैं भरोसा नहीं कर सकता। क्या पता तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी तरह ही चरित्रहीन निकले। कुछ मालिक को यह भी डर था कि अगर मालकिन की अपनी औलाद हो गई तो वह मालिक के बच्चों की अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे। मालिक अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। शादी के 12 साल यूं ही गुजर गए थे, मगर जो भगवान को मंजूर हो वह होकर ही रहता है। भगवान ने मालकिन को उम्मीद दे दी और फिर उनके यहाँ नीलम बेबी जी आपकी पैदाइश हो गई थी। मालिक को जब यह बात पता चली तो बहुत परेशान और गुस्सा हो गए थे।
उन्होंने मालकिन से कहा था कि इस बच्चे को गिरवा दो, मगर मालकिन किसी सूरत नहीं मानी थी। मालकिन अब भी मालिक के बच्चों का ख्याल रखती थी, मगर अब अपनी कोख से पैदा हुई बच्ची से बेतहाशा मोहब्बत करने लगी थी। जिस दिन आपका जन्म हुआ, मालिक गुस्से के मारे पूरी हवेली में गरज रहे थे। बोले, काश मैंने एक भागी हुई औरत से शादी ना की होती तो आज मुझे यह बेटी पैदा ना होती। मेरा दिल कह रहा है कि यह लड़की मेरा नाम खराब कर देगी। उसके बाद आप बीमार भी हुई थीं, लेकिन मलिक ने कभी डॉक्टर को नहीं बुलाया था। वह यही चाहते थे कि आप मर जाएं। यूं ही समय गुजरता गया और आप जवान हो गई, लेकिन मालिक को अभी भी इस बात का डर था कि अगर वह आगे पीछे हुई तो मालिक आपको जान से मार देंगे। और जब मालकिन बीमार हुई तो वह आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। उन्हें लगता था कि मेरे पीछे से उनकी बेटी को कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए बीमारी को गले लगाकर बैठ रही, और शायद उन्होंने इसी वजह से आपको यह वसीयत भी की हो। जब मालकिन के मरने की खबर हवेली में फैली तो साथ यह खबर भी फैल गई थी कि आप घर से भाग गई हैं। तब मालिक बहुत रोए थे और मालकिन के सिरहाने खड़े होकर कहने लगे कि तुम तो कहती थी कि मैं अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी करूंगी, वह आपका नाम नहीं डूबेगी। आप बस उसको एक बार अपना लें, तो फिर तुमने उसकी अच्छी परवरिश क्यों नहीं की? वह तो घर से भाग गई है, मालिक के सदमे से बीमार पड़ गए हैं, पूरे गांव में उनकी बदनामी हो गई है। उन्हें अफसोस है कि आप घर से क्यों भाग गई हैं। मैं यह सब बातें सुनकर मैं आ गई थी। डॉक्टर कहने लगी कि तुम एक बार हवेली में यह खबर फैला दो कि तुमने नीलम को देखा है, फिर बताना कि घर वालों के क्या हाव भाव है। नौकरानी चली गई थी। कुछ दिन बाद जब वापस आई तो बहुत ही अफसोस कर रही थी। कहने लगी, मालकिन बड़ी दूर अंदेशी थी। अच्छा हुआ उन्होंने आपके घर से जाने की वसीयत कर दी, क्योंकि मालिक आपकी शादी एक बूढ़े सेठ से तय कर बैठे हैं। लेकिन आप घर से चली गई हैं। अब उन्होंने यही सोच लिया है कि आप उन्हें कहीं भी नजर आएंगे तो वह आपको जान से मार देंगे। इतना कहकर चंपा फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, नीलम बेबी जी, आपको भगवान की कसम कभी भी हवेली की तरह मत आइएगा। इतना कहकर चंपा चली गई थी, जबकि मैं तो सदमे में चली गई थी। मैं बोली, डॉक्टर मैं अब बेसहारा हो गई हूं, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई अपना नहीं रह गया। डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, तुम्हें पता है क्या मैं तुम्हें अपने घर क्यों लेकर आई थी? क्योंकि तुम्हारे माथे पर यह जो निशान बना है ना, यह हमारा खानदानी निशान है। डॉक्टर ने अपने माथे से बाल हटाकर मुझे दिखा या और कहने लगी, देखो यह मेरे भी है और मेरी दीदी के भी था। फिर डॉक्टर ने अपनी अलमारी से मेरी माँ की तस्वीर निकालकर दिखाएं और बोली, नीलम तुम बिल्कुल दीदी पर गई हो। तुम्हें देखा तो ऐसा लगा था कि जैसे मेरी दीदी मेरे सामने आ गई हो। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ सी हूं, तुम्हारे साथ हूं। डॉक्टर की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी और उनके गले लग गई थी। अब मैं और मासी एक साथ रहते हैं। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। उन्होंने मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दिया है। जिंदगी खूबसूरत हो गई है, मगर मेरी माँ की मुझे बहुत याद आती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें हौसला बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।